मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लास्ट लेक्चर्स हमने हमारा एक बीट स्टार्ट किया था, उस बीट्स का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स। तो बेसिक कंसेप्ट वो टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंटिंग में बार बार यूज होती है। तो इन सब ये सारे वर्ड्स हमारे लिए नए हैं, तो इन सब का मीनिंग हमें अवेयर होना जरूरी है। तो लास्ट लेक्चर हमने कंसेप्ट्स देखे थे, डेटर्स, बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड जनरल रिजर्व। तो एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करके लेते हैं। लास्ट लेक्चर हमने जो भी कुछ कंसेप्ट्स देखे हैं, तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर देखा था जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का मतलब होता है ऐसा पैसा जो बिजनेस प्रॉफिट में से केप्ट असाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस, लॉसेस और लायबिलिटी के लिए। देन उसके पहले देखा हमने रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो पैसा बिजनेस प्रॉफिट में से केप्ट असाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स को रिकवर्ड करने के लिए। तो फ्यूचर में आपको जो भी कुछ बैड डेब्ट्स का लॉस होने वाला है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो पैसा हम प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रखते हैं, उसे हम कहते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है दोज अमाउंट व्हिच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स से हमें जो पैसा रिकवर्ड नहीं होता है, उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। एंड उसके पहले फिर हमने देखा डेटर्स का मतलब होता है those customer to whom goods are sold on credit and amount is to be receivable in future। Debtors वो पर्सन है जिनको अपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल आउट किए हैं और उसके अगेंस्ट में हमें उनसे पैसा आना है, या इन शॉर्ट those person from whom something is receivable, उन सबको हम कहते हैं डेटर्स। तो ये कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। इफ इन केस किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो लिंक आपको वीडियो में प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक दी है, आप उसके थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम जो कंसेप्ट्स देखने वाले हैं वो है सॉल्वेंट, SOLVENT। अब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? तो सॉल्वेंट का मतलब होता है द पर्सन whose assets are more than its liability or is equal to liability। सॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन कि जिस पर्सन की असेट उसके लायबिलिटी से ज्यादा है, या फिर जितनी उसकी लायबिलिटी है उतनी ही उसकी असेट है। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन। और एवरी बिजनेस कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए। तो हम एग्जांपल थ्रू सॉल्वेंट को समझ के लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एक पर्सन, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक पर्सन है गणेश लिमिटेड। गणेश लिमिटेड ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इस गणेश लिमिटेड की असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, या फिर जो भी कुछ प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू द बिजनेस की अपनी खुद की जो भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं असेट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब बिजनेस की क्या होती है? असेट है। तो गणेश लिमिटेड की टोटल असेट है 10 लाख रुपीस की। अनदर हैंड उनकी लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। तो गणेश लिमिटेड को लोगों का कितना पैसा देना है? 8 लाख, और उनके पास असेट कितनी है? 10 लाख। तो यहां पे गणेश लिमिटेड की असेट मोर देन इट्स लायबिलिटी, और ये दोनों भी सपोज 10 की जगह उनकी असेट 8 लाख रुपए की भी रहती थी, तो भी गणेश लिमिटेड को हम क्या कहते थे? सॉल्वेंट पर्सन। तो गणेश लिमिटेड यहां पे सॉल्वेंट है बिकॉज ऑफ उसकी असेट उसके लायबिलिटी से ज्यादा है, या जितनी उसकी लायबिलिटी है उतनी ही उसकी असेट है।
तो यहाँ पे गणेश लिमिटेड कैपेबल है कि वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट पूरी तरह कर सकता है, और जो बिजनेस अपनी लायबिलिटी पूरी तरह पे कर सकता है, ऐसे बिजनेस को हम क्या कह सकते हैं? सॉल्वेंट बिजनेस। तो सॉल्वेंट का मतलब होता है द पर्सन हुज असेट आर मोर देन और इज इक्वल टू लायबिलिटी, जिसकी असेट लायबिलिटी से ज्यादा या दोनों कैसे है? सेम है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कह सकते हैं? सॉल्वेंट पर्सन। देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर गणेश लिमिटेड इज अ सॉल्वेंट पर्सन। तो गणेश लिमिटेड ये कैसा पर्सन है? सॉल्वेंट पर्सन। और एवरी बिजनेस सॉल्वेंट होना चाहिए, और सॉल्वेंट पर्सन कैपेबल होता है अपने लायबिलिटीज का रीपेमेंट करने के लिए। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी बिजनेस कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मीनिंग सबको क्लियर हो गया। सिमिलर दैट और एक कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंसॉल्वेंट, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के केस में हमने क्या देखा? जिस पर्सन की असेट ज्यादा है एज कंपैरेटिवली उसकी लायबिलिटी, और उसकी असेट और लायबिलिटी बोथ आर सेम भी है, तो भी उस पर्सन को हम क्या कह सकते हैं? सॉल्वेंट पर्सन। अब हमें देखना है इनसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन एग्जैक्ट अपोजिट होता है। इंसॉल्वेंट पर्सन्स का मतलब होता है द पर्सन हुज लायबिलिटी आर मोर देन इट्स असेट। जिस पर्सन की लायबिलिटी ज्यादा है उसके असेट से, ऐसे पर्सन को हम क्या कह सकते हैं? इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट पर्सन ये कैपेबल पर्सन नहीं होता है, ये पर्सन अपनी लायबिलिटी पूरी तरह रीपे नहीं कर सकता। सेम एग्जांपल को हम समझ के लेते हैं। सेम गणेश लिमिटेड, गणेश लिमिटेड की असेट है 10 लाख रुपीस एंड लायबिलिटीज है उनकी 18 लाख। अब गणेश लिमिटेड की असेट कितनी है? 10 लाख और लायबिलिटी कितनी है? 18 लाख। तो अब यहां पे उसकी लायबिलिटी, लोगों का जो पैसा देना है वो ज्यादा है एज कंपैरेटिवली उसकी असेट। वो अपने सारे भी असेट सेल आउट करे तो भी वो लोगों का पूरा पैसा नहीं दे सकता है। दैट्स व्हाई अब हम गणेश लिमिटेड को क्या कहेंगे? देयरफॉर गणेश लिमिटेड इज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। तो इंसॉल्वेंट पर्सन कैपेबल नहीं होता है अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। ये पर्सन अपनी लायबिलिटी पूरी तरह रीपे नहीं कर सकता, और जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है वो पर्सन लीगली कोई भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसका लीगल स्टेटस चला जाता है। जैसे इंसॉल्वेंट होना हम हमारे बेसिक लैंग्वेज में या सादी सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि यार दिवाला निकल जाना। दिवाला निकल जाना ही मतलब होता है इंसॉल्वेंट होना। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन कि जिस पर्सन की लायबिलिटी ज्यादा है एज कंपैरेटिवली उसकी असेट, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन। एंड सॉल्वेंट का अपोजिट, सॉल्वेंट का मतलब होता है द पर्सन हुज असेट आर मोर देन और इज इक्वल टू लायबिलिटी। और एवरी बिजनेस कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए। आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट है तो वहीं पे आपका बिजनेस को आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट क्लियर है सबको? ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ड्रॉइंग, DRAWING, ड्रॉइंग। अब जनरली ड्रॉइंग इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जनरली ड्रॉइंग का मतलब होता है, हम कहते हैं कि कोई हमें स्केच निकालना है तो ड्रॉ द स्केच मींस काटना या फिर निकालना, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग।
तो आप ड्राइंग इस वर्ड का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब होता है ये हम समझ के लेते हैं। तो ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस की कोई भी असेट्स, गुड्स या फिर सर्विस बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग इज द अमाउंट और गुड्स और सर्विस which is withdrawn by businessman or proprietor from the business for its personal use। businessman अपने बिजनेस में से जो भी कुछ विड्रॉन करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर की शॉप में मेरे पास चेयर्स है, टेबल है, उसके बाद कबर्ड है, अनदर टाइप ऑफ काफी सारा फर्नीचर है। अब मुझे मेरे घर के लिए कुछ चेयर की रिक्वायरमेंट है, तो अब ये चेयर मैं किसी और बिजनेस, किसी और दुकान से जाके मैं परचेस करता हूँ क्या, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे बिजनेस में से कुछ चेयर्स मैं मेरे घर पे लेके आता हूँ मेरे पर्सनल यूज के लिए। तो सपोज मैंने से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज की चेयर्स मेरे बिजनेस में से मेरे घर लेके आया पर्सनल यूज के लिए। तो अब मैंने जो बिजनेस की 10,000 रुपए की जो असेट्स मेरे पर्सनल यूज के लिए यूज किया, वो मेरे लिए मेरा क्या है, ड्राइंग है। सिमिलर वे सपोज से फॉर एग्जांपल मुझे मेरे बच्चे की स्कूल की फीस पे करना है, तो बच्चे की स्कूल की फीस पे करने के लिए मैंने मेरे ओन पैसे में से वो फीस पे करना चाहिए, बट राइट नाउ मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा मैं क्या करता हूँ, बिजनेस के कैश में से निकालता हूँ और उस कैश से मैं मेरे बच्चे की फीस पे करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस की कैश मेरे पर्सनल यूज के लिए यूज की, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस का पैसा या फिर कोई भी चीज ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ड्राइंग और एक कंसेप्ट है जो सिमिलर, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, दैट इज ड्राइंग एंड कैपिटल। तो क्या होता है ड्राइंग एंड कैपिटल, इसको हम क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। हमने देखा फर्स्ट लेक्चर से, ये है बिजनेस और ये है बिजनेसमैन। तो एज पर लॉ बिजनेस एंड बिजनेसमैन ये बोथ आर क्या है, सेपरेट पर्सन है। बिजनेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन एंड बिजनेसमैन को कहते हैं हम नेचुरल पर्सन। और लॉ के तहत दोनों कैसे है, सेपरेट है। बिजनेस भी एक सेपरेट पर्सन है, इसकी भी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। बिजनेसमैन भी एक सेपरेट पर्सन है, इसकी भी अपनी खुद एक आइडेंटिटी है। तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी कुछ ट्रांजैक्शन है वो अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए। बिजनेसमैन से रिलेटेड पर्सनल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन के अकाउंट में अपने रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो अब सपोज बिजनेसमैन अपने तरफ से कोई भी चीज, बिजनेसमैन अपने तरफ से कोई भी चीज अपने बिजनेस को देता है, तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल। बिजनेसमैन अपने तरफ से कोई भी चीज, पैसा, व्हाटएवर, कोई भी एसेट, प्रॉपर्टी, कुछ भी ओनर अपने बिजनेस को देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, कैपिटल। सेम वे बिजनेस की कोई भी एसेट, प्रॉपर्टी, बिजनेस की चीज है जिसे बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के, पर्सनल यूज, बिजनेसमैन बिजनेस की कोई भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो इन शॉर्ट ड्राइंग और कैपिटल ये किसका नाम है, बिजनेसमैन का। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो आप जिसके बुक्स में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो उस पर्सन का नाम बुक में कभी भी उसके ओन नेम से नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौतम है,
तो जब भी मैं मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग करूंगा तो वहां पे कहीं पे भी आपको गौतम ये नाम दिखाई नहीं देगा। गौतम या ओनर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो नाम यूज करते हैं, आइदर कैपिटल और आइदर ड्राइंग। ड्राइंग एंड कैपिटल ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिजनेसमैन को। जब बिजनेसमैन अपने तरफ से कोई भी चीज बिजनेस को देगा तब हम बिजनेसमैन को क्या कहेंगे? कैपिटल। और जब बिजनेस की कोई भी चीज बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा तो उस समय हम बिजनेसमैन को किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? ड्राइंग के नाम से। तो ड्राइंग रिप्रेजेंट करता है कि ओनर ने बिजनेस की जो भी कुछ एसेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ड्राइंग से। और जो भी ड्राइंग होता है वो ऑलवेज कैपिटल में से क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 10 लाख। तो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया? 10 लाख रुपीस। तो ओनर का कैपिटल अब आपके बिजनेस में कितना है? 10 लाख। बट आगे चल के बिजनेस में से 1 लाख रुपए बिजनेसमैन ने विड्रॉन किए, फिर से निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस में से ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा निकाला? 1 लाख रुपए। अब मैं आपको पूछूंगा राइट नाउ बिजनेस के पास ओनर का कितना पैसा है? तो ओनर ने जब दिए थे कितने दिए थे? 10 लाख। पर 10 लाख में से वो कितना चला गया? कितना लेके चला गया? फिर से 1 लाख। तो राइट नाउ ओनर का बिजनेस में कैपिटल कितना है? 9 लाख। क्योंकि इस कैपिटल में से हम ये ड्राइंग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो क्लियर हो गया है सबको? तो जब भी ओनर अपने तरफ से कोई भी चीज अपने बिजनेस को देगा तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे कैपिटल। और जब बिजनेस की कोई भी चीज पैसा, असेट, गुड्स, सर्विस ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ड्राइंग। तो ड्राइंग एंड कैपिटल बोथ आर रिप्रेजेंट टू बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन के ही नेम है जो हम यूज करते हैं। समटाइम बिजनेसमैन को हम कहते हैं कैपिटल, समटाइम हम बिजनेसमैन को कहते हैं ड्राइंग्स। क्लियर है सबको? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने सॉल्वेंट, फिर बाद में देखा इंसॉल्वेंट, फिर बाद में हमने देखा ड्राइंग्स। तो सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन कि जिस पर्सन की असेट ज्यादा है उसके लायबिलिटी से, या फिर जितनी उसकी लायबिलिटी है उतनी उसकी असेट है, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है द पर्सन हुज लायबिलिटी आर मोर देन इट्स असेट, जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है एज कंपैरेटिवली उसकी असेट। तो ऐसे पर्संस को हम क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। और आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट होता है तो वहीं पे आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस की कोई भी चीज ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स एंड कैपिटल ये बोथ आर, ये दोनों नेम किसके लिए यूज किए जाते हैं? ओनर्स के लिए। समटाइम ओनर को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, समटाइम ओनर को कैसे यूज किया जाता है? ड्राइंग्स। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है स्टॉक। STOCK, स्टॉक। काफी बार हम ये वर्ड सुन चुके हैं और सबको हमें मालूम है स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो एनीवन कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? स्टॉक नो आइडिया? ओके चलो सब ध्यान दो, स्टॉक का मतलब क्या होता है? सपोज से फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक मार्कर है तो मैं कह सकता हूं इट इज अ स्टॉक ऑफ मार्कर। ठीक है। अनदर एग्जांपल, सपोज अब मेरे हाथ में 50 मार्कर है तो मैं कह सकता हूं इट इज अ स्टॉक ऑफ मार्कर। यस, जब मेरे हाथ में
50 मार्कर है तो मैं उनको कह सकता हूं दैट इज द स्टॉक ऑफ मार्कर। और जब मेरे हाथ में एक मार्कर होता है तो मैं कह सकता हूं क्या? नहीं। तो स्टॉक इस वर्ड का मतलब होता है, स्टॉक मींस बंच ऑफ प्रोडक्ट और कमोडिटी। कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल, कोई भी कमोडिटी जब आपके पास लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती है तो उस लार्ज क्वांटिटी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टॉक। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा फर्नीचर का शॉप है, तो फर्नीचर के शॉप्स में मेरे पास काफी सारे चेयर्स है, काफी सारे डेस्क है, तो ये सब मैं कह सकता हूं ये चेयर का स्टॉक है, ये डेस्क का स्टॉक है। जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज आपके बिजनेस में लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती है तो उसे आप क्या कह सकते हो? स्टॉक। तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ कमोडिटी, आपके बिजनेस के जो भी गुड्स होते हैं, तो गुड्स ये कंसेप्ट हमने पहले भी देखा था। गुड्स का मतलब होता है ऐसी वस्तु या ऐसी चीज कि जो हम हमारे बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बेचना एंड खरीदना। तो जिस वस्तु में आपका बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है वो चीज आपके लिए आपके क्या होते हैं? गुड्स। और गुड्स आपके बिजनेस में लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, तो उस लार्ज क्वांटिटी को हम क्या कह सकते हैं? स्टॉक। अब ये जो स्टॉक होता है, इस स्टॉक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस स्टॉक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है लाइव स्टॉक, एक होता है लाइव स्टॉक एंड सेकेंड वन होता है डेड स्टॉक। तो कुछ बिजनेस में आपको लाइव स्टॉक दिखाई देता है, कुछ बिजनेस में आपको सिर्फ डेड स्टॉक दिखाई देता है, या कुछ बिजनेस में बोथ आर स्टॉक्स होते हैं। तो अब लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक का मतलब क्या होता है ये हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक का तो मीनिंग क्लियर हो गया। स्टॉक का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी कमोडिटी जब आपके पास लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे? स्टॉक। अब देखते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑफ एनिमल्स। आपके बिजनेस में किसी एनिमल्स का स्टॉक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डेयरी फार्म है, तो मेरे पास जो भी कैटल्स है या जो भी बफेलोज है या जो भी काउज है, तो उनका जो स्टॉक है वो मेरे लिए मेरा कौन सा स्टॉक कहलाएगा? लाइव स्टॉक। या फिर मेरा फिशरी का बिजनेस है, तो मेरे पास जो फिश है वो मेरे लिए मेरा कौन सा स्टॉक है? लाइव स्टॉक है। या फिर मेरा पोएट्री फार्म है, तो मेरे पास जो हेन्स है तो वो मेरे लिए मेरा कौन सा स्टॉक है? लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑफ एनिमल्स। आपके बिजनेस में कोई एनिमल्स का स्टॉक है तो उस स्टॉक्स को हम क्या बोलेंगे? लाइव स्टॉक। तो कुछ बिजनेस है जिसमें लाइव स्टॉक मिलता है, जैसे डेयरी का बिजनेस हो गया, पोएट्री फार्म हो गया, फिशरी हो गया। इन सब बिजनेस में जो स्टॉक होते हैं वो कौन से स्टॉक होते हैं? लाइव स्टॉक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज डेड स्टॉक। डेड स्टॉक का मतलब क्या होता है? डेड स्टॉक का मतलब होता है जो चीजें अलाइव नहीं है उन चीजों का आपके पास कोई स्टॉक है, तो उस स्टॉक्स को कहेंगे डेड स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का शॉप है, फर्नीचर के शॉप में मेरे पास जो भी कुछ फर्नीचर है वो कौन सा स्टॉक है मेरे लिए? डेड स्टॉक। सपोज मेरा स्टेशनरी का शॉप है, तो स्टेशनरी के शॉप में मेरे पास जो भी कुछ स्टेशनरी है वो मेरे लिए मेरा कौन सा स्टॉक है? डेड स्टॉक है। तो डेड थिंग्स का आपके पास कोई स्टॉक है तो उस स्टॉक्स को आप क्या कहोगे? डेड स्टॉक। और आपके पास एनिमल्स का कोई स्टॉक है तो उस स्टॉक्स को आप क्या कहेंगे? लाइव स्टॉक। और स्टॉक का मतलब होता है बंच ऑफ प्रोडक्ट या बंच ऑफ कमोडिटी। कोई भी आर्टिकल, कोई भी कमोडिटी जब आपके पास लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसे आप क्या कह सकते हो? स्टॉक। तो यहाँ पे हमारा ये स्टॉक, ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है। तो आपको आज के लेक्चर में हमने टोटल 4 कंसेप्ट देखे। पहला सॉल्वेंट, दूसरा इंसॉल्वेंट, तीसरा ड्राइंग एंड फोर्थ वन स्टॉक। तो इन लेक्चर्स में आपको कोई भी डाउट, डिफिकल्टीज है या फिर कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है, या इन कंसेप्ट्स के पहले हमने जो भी कुछ कंसेप्ट्स देखे हैं वो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आए हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
जो भी आपके डाउट डिफिकल्टीज है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, और जिन स्टूडेंट के पहले के कंसेप्ट मिस हुए हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन में लेक्चर्स की लिंक्स भी है, उन लेक्चर्स को आप देखो, आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। और कंसेप्ट, एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट, जो भी आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है उन कंसेप्ट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9545456814 और मेरा नाम है गौतम सर। तो किसी को भी कोई डाउट डिफिकल्टीज है रिगार्डिंग लेक्चर्स तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली मेरे नंबर पर। थैंक यू।